कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी बेहद एडवांस सभ्यता बस यूं ही गायब हो जाए? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही सबसे बड़े रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो हजारों साल पहले कहीं खो गई। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसी सभ्यता की जो इतनी विशाल थी कि उस जमाने की दो सबसे बड़ी सभ्यताएं मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों मिलके भी उसके सामने छोटी लगे। और फिर वो बस इतिहास से मिट जाएं। जी हां, यही अविश्वसनीय कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए इस खोई हुई दुनिया के राज खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि हजारों साल तक गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद आखिर ये खोई हुई दुनिया हमारे सामने आई कैसे? यकीन करना मुश्किल है ना, कि सिर्फ 100-125 साल पहले तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर 1920 के दशक में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो जमीन के नीचे से दो पूरे के पूरे शहर निकल आए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। और बस इसी एक खोज ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। हमें पता चला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ दुनिया की 4 सबसे महान और पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। जरा इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये सभ्यता लगभग 2000 साल, सोचिए 2000 साल तक फलती फूलती रही और फिर करीब 4000 सालों तक जमीन के नीचे दबी रही, जब तक कि 1924 में इसकी खोज का ऐलान नहीं हुआ। कितना लंबा वक्त है ये। चलिए अब बात करते हैं इनके सबसे बड़े अजूबे की, इनके शहरों की। और ये शहर ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि इतने एडवांस थे कि आज के मॉडर्न सिटी प्लानर्स भी देखकर दंग रह जाएं। मतलब ये शहर कोई बेतरतीब बसावट नहीं थी, पूरी प्लानिंग के साथ एक सटीक ग्रिड सिस्टम पर बनाए गए थे। ऊपर की तरफ एक किला और नीचे आम लोगों के लिए एकदम व्यवस्थित घर। और जरा सोचिए, उस जमाने में लगभग हर घर में अपना आंगन और बाथरूम। ये तो आज भी कई जगहों पर नहीं है। कितनी बड़ी बात थी ये। और इनकी इंजीनियरिंग तो कमाल की थी। एक तरफ जहां मिस्र के लोग कच्ची धूप में सुखाई ईंटों से काम चला रहे थे, वहीं ये लोग आग में पकी हुई मजबूत ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे। और उनकी ड्रेनेज सिस्टम मतलब ढकी हुई नालियां, वो इतनी एडवांस थी कि दुनिया को दोबारा वैसी व्यवस्था बनाने में हजारों साल लग गए। तो सवाल उठता है कि इतने शानदार शहरों को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? क्या ताकत थी इनके पीछे? खैर, इसका जवाब छिपा है इनकी जबरदस्त अर्थव्यवस्था में, जो खेती से लेकर दूर दूर तक फैले व्यापार पर टिकी थी। अच्छा, इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी खेती। पर ये कोई मामूली किसान नहीं थे। ये दुनिया के उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया। जी हां, कॉटन। इसके अलावा गेहूं, जौ, दालें सब उगाते थे। और लगता है कि सूखी जमीन पर खेती के लिए ये लोग सिंचाई यानी इरिगेशन का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं थी। ये लोग माहिर व्यापारी भी थे। इनका ट्रेड नेटवर्क इतना बड़ा और इतना फैला हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते। गुजरात के लोथल में तो एक पूरा मैनमेड पोर्ट था। राजस्थान की खेतड़ी खदानों से तांबा निकलता था और सुतका गेंडोर के रास्ते इनका व्यापार ठेठ बेबीलोन तक होता था। मतलब ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और दुनिया से जुड़ी हुई सोसाइटी थी। तो हमने शहरों और अर्थव्यवस्था की बात तो कर ली, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने ये सब बनाया? उनका समाज कैसा था? वो किस में विश्वास रखते थे? ये एक और गहरा रहस्य है। और यहीं पर आकर खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल। आखिर इन पर राज कौन करता था? कौन था इनका शासक? इस रहस्य को और भी उलझा देती है इनकी लिखाई, इनकी लिपि, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इसलिए हमें सिर्फ खुदाई में मिले सुरागों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? खुदाई में कोई आलीशान महल या बड़ा सा मंदिर मिला ही नहीं। इससे लगता है कि शायद यहाँ कोई राजा या पुजारी राज नहीं करते थे। तो फिर कौन? क्या व्यापारियों का एक ग्रुप इसे चलाता था, या ये एक ऐसा समाज था जहां सब बराबर थे, कोई शासक था ही नहीं? ये सवाल आज भी सिंधु घाटी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हाँ, उनके विश्वासों के बारे में हमें कुछ छोटे मोटे सुराग जरूर मिले हैं। जैसे टेराकोटा यानी पक्की हुई मिट्टी की बनी देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, जो शायद मां या उर्वरता की देवी रही होंगी। और एक बहुत ही मशहूर मुहर मिली है जिस पर एक पुरुष देवता योग की मुद्रा में बैठे हैं और चारों तरफ जानवर हैं।
कई जानकार इसे भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप मानते हैं, पशुपति महादेव। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहासकारों को दशकों से परेशान कर रखा है। आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे? लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास सब कुछ बदलने लगा। ये महान सभ्यता धीरे धीरे बिखरने लगे। इनके बड़े बड़े शहर खाली होने लगे, वीरान हो गए और इनकी संस्कृति जैसे कहीं खोने लगी। पर सवाल वही है, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसके खत्म होने को लेकर दो मेन थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि बाहर से आए आर्य कबीलों ने इन पर हमला किया और इन्हें खत्म कर दिया। पर इस थ्योरी में एक पेंच है, वो ये कि सिंधु घाटी की कई बातें, कई परंपराएं बाद के कल्चर में भी देखने को मिलती हैं। इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स दूसरी थ्योरी को ज्यादा मानते हैं कि वजह प्राकृतिक थी। हो सकता है कोई भयानक भूकंप आया हो, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर क्लाइमेट चेंज, मौसम में कोई बड़ा बदलाव आया हो। तो आज ज्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना है कि इसके खत्म होने की कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी प्राकृतिक चीजें एक साथ हुईं और इन सब का मिला जुला असर ये हुआ कि ये महान सभ्यता धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए खत्म हो गई। और आखिर में सिंधु घाटी की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ जाती है। ये एक खामोश याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी और सबसे एडवांस सोसाइटी भी कुदरत की ताकत के आगे कितनी नाजुक हो सकती है। और ये भी